हेलो एवरीवन, वेलकम टू फनल वर्ल्ड। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, चैप्टर क्लास 11 का केमिस्ट्री का। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। आज उसी सीरीज में जो हमारा सेकंड लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यानी रेडॉक्स रिएक्शन हमारी कितने तरीके की होती हैं, और उसके साथ साथ में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को या फिर किसी भी रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन है वो कितने तरीके की होती हैं, उसको जो है समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट है कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन 5 तरीके की होती है, यानी 5 तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें होता है फर्स्ट आपका केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ फिफ्थ जो है आपका लास्ट कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी 5 तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन हो गई हैं, ये 5 तरीके की। ओके, अब इन 5 तरीके की जो रिएक्शन है इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी होगी कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन एंड कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होती क्या है। चलिए इसको डिटेल में जो है समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, यानी कि अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके, किसी भी रिएक्शन में अगर 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और एक सिंगल जो है आपका प्रोडक्ट बने, सिंगल प्रोडक्ट बने, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें अगर, तो एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे हमने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम भी हमारा अपनी जो है फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो गया। ऑक्सीजन भी अपना जो है फ्री स्टेट में है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, तो यहाँ पे MgO का फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हो जाता है -2 चार्ज, एंड मैग्नीशियम के ऊपर जो है +2 चार्ज। जब ठीक है, जब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो जाएगा तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं कि हुआ क्या है, यहाँ पे अगर मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम जो है 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन 0 टू -2 में कन्वर्ट हो गया। जब 0 टू -2 में कन्वर्ट हुआ है, इस रिएक्शन को बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो गया है और मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है, ठीक है, इसको आप हमने जो है समझा दिया कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऐसे समझिए कि कोई भी आपका पहले से मॉलिक्यूल रहा होगा, उस मॉलिक्यूल को अगर उसके कंपोनेंट्स में, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में अगर ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई फर्स्ट जो है कोई मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हुआ है, दो या दो से ज्यादा जो है, एटलीस्ट 2 तो पार्ट में ब्रेक होना चाहिए वो मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर 2 पार्ट में मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि वो रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड। ओके, सोडियम हाइड्राइड क्या हुआ है कि सोडियम एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, सोडियम और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। यहां अगर देखें तो सोडियम पहले जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एंड उसके बाद जो है सोडियम 0 में आ गया, यानी कि सोडियम क्या यहाँ पे रिडक्शन हो गया। वहीं पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन -1 में था और यहाँ पे 0 में आया, यानी कि ये जो है -1 टू 0 में कन्वर्ट है। इसका जो है क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे समझते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है और उसके साथ साथ में सोडियम का रिडक्शन हो गया है। ओके, तो ये सेकंड आपका एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या था, HgO मरकरी ऑक्साइड था,
वो जो है Hg और O2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हुआ कि इन दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है बेसिकली, एक आपका मॉलिक्यूल है कोई, वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन में, या मरकरी और ऑक्सीजन में। ठीक है, देन जो है नेक्स्ट रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल सा, कोई भी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां पे पहले से कोई एक ग्रुप ऐड हो और उसके साथ जो है दूसरे किसी कंपोनेंट के साथ जब रिएक्शन करवाएं तो वो ग्रुप निकल जाए और दूसरा ग्रुप आके ऐड हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पहले इस रिएक्शन में, ऐसा सिंपल समझिए कि इस रिएक्शन में पहले YZ साथ में था, X के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ से Y जो है वो लीव कर गया और Z जो है X के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को या फिर एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है, तो उसे बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अब दो तरीके की होती है। फर्स्ट होता है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। जहां पे एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करे उस रिएक्शन को बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन में देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जो है जिंक के साथ कराया, जैसे ही कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ कराया तो जिंक ने क्या किया है, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक जाके सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो हो क्या रहा है बेसिकली, कॉपर जो है पहले 2+ में था और ये कन्वर्ट होके 0 में आ गया। ठीक है, यानी कि कॉपर का तो रिडक्शन हो गया है, और रिडक्शन किसने किया है, जिंक ने किया है। जिंक जो है अपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए इसने। ठीक है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए और कॉपर का रिडक्शन हो गया है। वहीं पे जिंक पहले 0 में था और बाद में +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब जिंक का क्या हुआ है यहाँ पे 0 2 +2 जो है, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। अब अगर बात करें यहाँ पे रिएक्टिविटी की, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दूसरा आपका एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो एल्यूमिना का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ साथ में क्रोमियम आपका सिंगल जो है मॉलिक्यूल या सिंगल एलिमेंट जो है वो क्रोमियम निकल जाता है। ठीक है, एल्यूमिना का फॉर्मेशन यानी कि एल्युमिनियम जो है क्रोमियम को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो जो मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उस मेटल को क्या हम लोग बोलेंगे कि उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मेटल पहले से प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ, तो कॉपर और जिंक में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कॉपर। सेकंड वाली रिएक्शन में एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू क्रोमियम। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझना कि जो भी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे कि नॉन मेटल क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन, तो किसी भी रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस हो जाए, नॉन मेटल यानी कि जैसे जस्ट लाइक हाइड्रोजन, तो कोई भी नॉन मेटल अगर किसी रिएक्शन से डिस्प्लेस हो रहा है तो कौन डिस्प्लेस करेगा इसको, डिस्प्लेस करेंगे इसको एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते क्या हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, कुछ इस तरीके से होती है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपका हो गया पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डे होता है एंड सेकेंड डे होता है, ये होता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट डे होता है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल। ठीक है, अब एल्कली मेटल होते कौन से हैं,
तो यहाँ पे क्या हो गया, लिथियम हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिसाइड नहीं है, फिर भी उसको फर्स्ट ए में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है जो अदर एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, और रुबिडियम, इस तरीके के जो मेटल होते हैं वो हमारे जो है इस तरीके के मेटल यहाँ पे आपके फर्स्ट ए में आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक आप ऐसे याद रखना कि लिथियम और सोडियम, ठीक है, क्योंकि यही आपको ज्यादातर रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, लिथियम और सोडियम। सेकेंड ए में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपको सिंपल सी जो रिएक्शंस देखने को मिलेंगी वो मैग्नीशियम की देखने को मिलेगी। तो सेकेंड ए में आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, तो ये जो है आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये आपके सेकंड ए ग्रुप के जो है एलिमेंट होते हैं, और सेकंड ए जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं एल्केलाइन एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब इसको जो है एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे जो है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट क्या करते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो बेस की तरीके से एक्ट करने लगते हैं, जिस वजह से हाइड्रोक्साइड बनाने की वजह से इनको एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं एलिमेंट, जिसकी वजह से ये भी क्या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड बनाने की वजह से एल्कलाइन हो गया, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं तो अर्थ हो गया। बाकी ये क्या है आपके एस ब्लॉक हैं, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट आपके मेटालिक इन नेचर होते हैं, तो इसका नाम हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एग्जांपल पे। यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम ले लिया हमने, कैल्शियम क्या है हमारा सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसकी रिएक्शन जैसे ही वाटर के साथ कराया, वाटर के साथ कराने पे इसने क्या फॉर्मेशन किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होने की वजह से ही इसको क्या बोला जाएगा एल्कलाइन, और ये कैल्शियम क्या होता है आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जिस वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल इसको बोलेंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। तो ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड रिएक्शन है कि आयरन है, आयरन की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो बनाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। एंड साथ में H2 जो H2 है वो हमारी गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है। थर्ड रिएक्शन है कि अगर जिंक की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो जिंक क्या करता है क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है। यानी कि अगर बात करें तो कैल्शियम और आयरन एंड जिंक की रिएक्टिविटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर HCl एंड, ठीक है। HCl में आपका हाइड्रोजन हो गया, इसमें भी आपका वाटर में H+ हो गया, ठीक है। वाटर में H+ एंड HCl में भी जो H+ होगा उससे जो है जिंक आयरन एंड कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है। वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल बहुत सारे एलिमेंट्स का पढ़ने वाले हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे जब रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग पढ़ लेंगे तो वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे जो है कौन सी चीजें जो है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो जनरली जो सीरीज हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है, हमारी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही होती है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है आपका, अब हाइड्रोजन को जब इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सिंपल सी रिएक्शन करवाई है कि फ्लोरीन की रिएक्शन करवाया है KCl के साथ, ठीक है। KCl आपका क्या है, पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। KCl के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे फ्लोरीन ने किया क्या है कि यहाँ से Cl को डिस्प्लेस कर दिया और KF बन गया, ठीक है। अभी क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए उसने जो है यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है इसने क्लोरीन को
डिस्प्लेस कर दिया और Cl2 जो है निकल गया। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में इसने क्या किया, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है और ब्रोमीन भी निकल गया है। अब अगर हाइड्रोजन फैमिली की बात करें तो हाइड्रोजन फैमिली में अगर F2 आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, Br2 एंड देन I2, तो जैसे ही टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। टॉप टू बॉटम जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो घटता चला जाएगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी जो है टॉप टू बॉटम जाने पे घटती चली जाएगी। तो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन क्लोरीन की, देन उसके बाद जो है आपका ब्रोमीन हो जाएगा एंड उसके बाद आयोडीन। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। और थोड़ा सा इसको जो है, जैसे यहाँ पे आप क्लोरीन की रिएक्शन Br2 के साथ कराया है, यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन जो है ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था क्लोरीन जो है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे -1 में चला गया। जैसे ही -1 में चला गया इसका मतलब क्या है, इसका रिडक्शन हो गया है और यहाँ से ब्रोमीन जो है -1 to 0 में आ गया, इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया। अभी क्या है कि जैसे ही इसका रिडक्शन हुआ यानी कि इसकी क्लोरीन की क्या है, रिएक्टिविटी बढ़ गई है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कैसे जो है रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी ये अगर चेक करना होगा कि कैसे जो है कोई भी रिएक्शन आपको करा दी जाए कि ब्रोमीन है और क्लोरीन के साथ ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई है, तो कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन ये प्रोसीड हुई है या नहीं हुई है। तो वहां पे क्या होगा, अगर सोल्यूशन पहले कलरलेस हो और बाद में उसका ब्राउन कलर आ जाए, सोल्यूशन का कलर ब्राउन हो जाए, रेडिश ब्राउन, तब वहां पे बोलेंगे कि ब्रोमीन का फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन है, अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन आयोडाइड के साथ कराते हैं, आयोडाइड आयन के साथ कराते हैं, तब क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है आयोडाइड से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्लोराइड आयन बनाता है, और उसके बाद जो है आयोडीन जो है वो अपने फ्री स्टेट में निकल जाता है। और जो फ्री स्टेट होता है आयोडीन का, उसमें जो आयोडीन का कलर होता है वो होता है वायलेट। तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, अगर पहले कलरलेस हुआ रहा होगा तो बाद में उसका वायलेट कलर हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि वहां से आयोडीन जो है वो डिस्प्लेस हो चुका है। सिमिलरली इस रिएक्शन में अगर कलर जो है आपका रेडिश ब्राउन हो गया, इसका मतलब वहां से हम लोग कंफर्म बता सकते हैं कि जो ब्रोमीन होगा वो डिस्प्लेस हो चुका होगा क्लोरीन से। ओके, देन जो है अब यहां से समझिए कि अब लिबरेशन ऑफ जो Br2 एंड I2 जो है वो हम लोग कलर से ऑब्जर्व कर लेंगे, और इसको जो है बोलते हैं लेयर्स टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लेयर्स टेस्ट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको समझते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट जो होगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये कहाँ क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अभी यहाँ पे क्या है कि H2O2 जो है वो वाटर एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है H2O2 के डिस्कम्पोजिशन से। पर हुआ क्या है एक्चुअल में, अगर देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, जैसे ही वाटर में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। साथ साथ में जो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस हुआ है फ्री स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे अगर देखें तो हो क्या रहा है, सिंपल, आपका जो ऑक्सीजन है वो -1 to -2 में जा रहा है, और दूसरी साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -1 to 0 में जा रहा है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब वाटर में जा रहा है तो घट रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो अब एक ही मॉलिक्यूल था, ये H2O2 का एक ही मॉलिक्यूल था, उसमें से जो एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, इसी एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का साथ साथ में हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हुआ क्या है, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हुआ है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है कि क्लोरीन की रिएक्शन जब OH माइनस के साथ कराते हैं तो ClO माइनस बनता है, साथ साथ में एक जो है क्लोराइड माइनस आयन जो है क्लोराइड आयन बन जाता है और साथ साथ में वाटर का प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका क्लोरीन है पहले तो नेचुरल स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा, जैसे ही OH माइनस के साथ रिएक्ट किया ClO माइनस बनाया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, तो 0 to +1 यानी इसमें क्या हुआ है आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं पे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा Cl वो माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो 0 to -1 में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया है रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा एक ही मॉलिक्यूल का यानी क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या हो रहा है, सिंपल सा डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, देन जो है फिफ्थ है आपका कंप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब कंप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन होती क्या है उसको थोड़ा समझिए। पहले क्या था कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, उसमें क्या था कि एक ही एलिमेंट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद उसमें क्या हो रहा था, एक ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, दूसरा जो है रिड्यूस हो जा रहा था। ठीक है, एक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा था और दूसरा रिड्यूस हो रहा था। अब इसमें क्या है कि दो डिफरेंट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी एलिमेंट की होंगी वो कंबाइन कर जाएंगी। वहां पे क्या था, प्रोडक्ट में दो मॉलिक्यूल बन रहे थे, इसमें क्या होगा कि पहले ही दो मॉलिक्यूल अगर बन जाए और लास्ट में ऐड होके सिंगल प्रोडक्ट दे दें, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि सिंगल प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो वहां पे हम लोग देख बताएंगे कि जब उसको बोलेंगे हम लोग कंप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग Hg पहले जो है 2 पॉजिटिव में लिया हुआ है और Hg जो है आपका 0 ग्राउंड स्टेट में लिया गया है, दोनों को कंबाइन किया गया है तो Hg जो है पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे Hg पॉजिटिव बन गया। तो वो क्या रहा है, ये वाला जो Hg2 पॉजिटिव से Hg में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे +2 से कन्वर्ट हुआ है +1 में, यानी कि रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे 0 to +1 में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, जस्ट अपोजिट जैसे अभी जो हम लोगों ने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा था उसमें क्या था कि H2O2 डिकम्पोज होकर वाटर और O2 में कन्वर्ट हुआ था। इसमें क्या है, दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो गया है, एक ही मॉलिक्यूल पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जबकि हमारे रिएक्टेंट जो है क्या है, दो डिफरेंट हैं। ठीक है, और दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो है हमने सेम एलिमेंट तो सेम है पर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक का तो ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे का रिडक्शन हो गया। अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो 5 तरीके की हमने जो है रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी हुई है कि 5 तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में जस्ट हमने कंप्लीट किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और उसके साथ साथ में जो है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाइए फनल एडवर्ड, और वहाँ पे क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डायरेक्ट आप लोग वहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से पूछते हैं कि रिएक्शन दे दिया और बोलते हैं कि इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर करते हैं कि कैसे जो है कोई किसी भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे सिंपल सा है कि जो बैलेंसिंग का प्रिंसिपल होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कितने नंबर्स में चेंज हो रहा है उन यूनिट्स को देखते हैं कि जितने नंबर्स में चेंज हो रहा है वो हम लोग उनमें जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके भी कुछ मेथड्स होता होगा जिन मेथड से हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन को जो है बैलेंस करते होंगे। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं आपके। पहला मेथड होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं हाफ रिएक्शन
मेथड। इस मेथड में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन दी होती है उसमें उन रिएक्शंस का जो है हम लोग सिंपल सा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल यानी कि जो भी ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा होगा उस रिएक्शन को अलग लिख लेते हैं, और जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा उस रिएक्शन को अलग लिखते हैं। दोनों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देन फिर क्या करते हैं कि दोनों रिएक्शन को लास्ट में ऐड कर देते हैं और हमारा जो है बैलेंस इक्वेशन आ जाती है। सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होता है, सिंपल सा एक ही इक्वेशन लिखी रहती है, उसमें पहले जो है जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, देन वहां पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे दोनों तरफ जो है बैलेंस कर लेते हैं चार्ज को बैलेंस करने के बाद जो भी एलिमेंट है उनको बैलेंस कर लेते हैं, देन हमारी जो रिएक्शन बनती है वो हमारी बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि यहां से आपके बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। ओके, या फिर जेई या नीट जो भी एग्जाम देंगे तो वहां पे भी एक रिएक्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, चार इक्वेशन आपको चार रिएक्शन दे दी और आपसे बोल दिया कि इसमें चारों में से कौन सी एक रिएक्शन जो है बैलेंस है, तो वो आप तभी बता पाएंगे जब आपने वो रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा होगा। जब आपको रिएक्शन बैलेंस करना, और वो आप लोग कहाँ सीखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग अभी सीखेंगे हमारे साथ, ठीक है, कि कैसे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करें। तो फर्स्ट हमारा मेथड है इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रिएक्शन होगी अनबैलेंस्ड उसको जो है आयनिक फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। देन सेकंड क्या है कि इक्वेशन को दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे, और दो हाफ में डिवाइड करने का मतलब है कि उसमें जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को जो है, जो अभी हमने बताया कि दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बाकी एटम्स को हम लोग सेपरेटली जो है बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो भी, अगर हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होगा तो वहां पे H2O का एडिशन कर देंगे। अगर हमें ऑक्सीजन का बैलेंस करना है तो H2O को हम लोग ऐड कर देंगे। वही जो है अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो वहां पे हमें H+ का एडिशन करना है। ठीक है, अब रिएक्शन को जो है थोड़ा सा देखते हैं कि कैसी जो है रिएक्शन, कैसे जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपको पॉइंट्स हमने जो है समझा दिए हैं कि यहाँ पे से एक रिएक्शन दी हुई है कि Cr2O7 की रिएक्शन करवा रहे हैं SO2 के साथ, और यहाँ पे क्रोमियम जो है 3 पॉजिटिव प्लस साथ साथ में SO4 जो है वो आपका 2 निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपकी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है रिएक्शन में, रिएक्शन क्या है हमारी, इन एसिडिक मीडियम, यानी कि एसिडिक मीडियम होने की वजह से यहाँ पे क्या करना है, हमें H+ आयन को ऐड करना है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती तो वहां पे H+ की जगह पे हम लोग OH- जो है ऐड करते हैं। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि कोई भी एसिड ऐड कर रहे हैं वहां पे, बेसिक मीडियम का मतलब है वहां पे हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में हमें सबसे पहले सिंपल सा करना क्या है कि जो भी रिएक्शन हमें दी हुई है उस रिएक्शन में हमें जो है रिएक्शन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है रिएक्शन में पहले हमें देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें देखना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो Cr2O7 है, Cr2O7 में पहले हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि Cr2O7 2 निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोमियम जो है उसको हम लोग सपोज कर लिया कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो X है, एंड देन +7, और ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है, एंड देन -2। तो यहाँ से हमारा जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा, ये हो गया 14 इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो बचा जो है आपका 12 से 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x जो है हमारा वो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमियम होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, और यहाँ पे जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा वो +3 है। ओके, तो ये चीज समझ में आएगा। दूसरा हमारा क्या है कि इसी रिएक्शन में जो SO4 है इसको देखना है कि जो यहाँ पे SO2 दिया हुआ है, SO2 जो है कन्वर्ट हो रहा है SO4 में, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही
जो है हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया कि यहाँ पे क्या था कि +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो +6 से अगर +3 में जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही थी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इस प्रोसेस को कि वो प्रोसेस हमारा क्या है, रिडक्शन हो रहा था। वहीं पे सेकंड जो आपका सल्फर है, इस सल्फर को अगर हम लोग काउंट करें, यहाँ पे क्या होगा जाएगा सल्फर का SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो गया हमारा x + 2 - 2 = 0। तो जो हमारा सल्फर का निकल के आएगा वो हो जाएगा +4। तो यहाँ पे सल्फर हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दूसरी साइड में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 2 तो हो जाएगा x + 4 - 2 एंड 2, तो ये हो जाएगा 8 - 2 6, तो यहाँ पे हो गया हमारा सल्फर जो है +6। तो हुआ क्या कि इस वाले में क्रोमियम क्या था, +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो गई, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। दूसरी साइड में क्या हो रहा है कि +4 टू सल्फर जो है वो +6 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा इंक्रीज हो गया। तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को हमें क्या करना है कि दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कर लेना है कि एक फर्स्ट हमारी रिएक्शन जो है Cr2 O7 2 इसको जो है लिख लेना है Cr3 ये क्या है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड सेकंड जो है हमारा SO2 जो है कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन में हमें जो है वेरीफाई कराना है कि कितने एलिमेंट किधर पे हैं। अब इधर अगर देखें तो फर्स्ट क्या है, क्रोमियम के हमारे 2 मॉलिक्यूल हैं, इस साइड में हमारे क्रोमियम के 1 मॉलिक्यूल है। तो पहले हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट को हम लोग को पहले सेटिस्फाई करवाना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सेकेंड रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पे भी सल्फर जो है हमारा 1 है, तो इसमें जो हमें कुछ बैलेंस नहीं करना है। अब दूसरी साइड में क्या है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उसके जो है लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम लोग, वाटर का एडिशन कर देंगे। ओके, अब दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जो है अलग अलग जो है लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो गया कि ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो SO2 जो है SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, एंड यहाँ पे Cr2O7 जो है दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों रिएक्शन को हमें बैलेंस कर लेना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना। तो यहाँ पे क्या था, सल्फर हमारा जो है एक ही था और तो बैलेंस सल्फर को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्रोमियम हमारे 2 थे, तो यहाँ पे हमने क्रोमियम को क्या किया है, बैलेंस कर लिया है। अब दूसरा जो लास्ट पॉइंट था कि क्या करना है हमें कि ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जिस तरफ हमारे ऑक्सीजन एटम होंगे उसके अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना कि 7 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के हैं, तो हमें क्या करना है उसके अपोजिट साइड में 7 जो है वाटर को जो है हमें ऐड करा देना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 7 वाटर को ऐड करा दिया गया है। अब इस रिएक्शन में आते हैं, यहाँ पे क्या था कि SO2 टू SO4 कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या था, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे हमारे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पे क्या था, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है आपके राइट साइड में ज्यादा थे, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करा दिया। अब इसके बाद करना क्या है, दोनों रिएक्शन को देखना है कि जो हमारी ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इन दोनों में अब देखना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा बचा है जो ज्यादा है। तो दोनों रिएक्शन में देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, सल्फर हमारा बैलेंस हो गया है, अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों में हाइड्रोजन को अब बैलेंस करना है। तो दूसरा क्या था कि रिएक्शन में पहले ही बता दिया गया था कि रिएक्शन क्या है, हमारी एसिडिक मीडियम में है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो क्या करेंगे कि जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में हमें H+ को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ज्यादा हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 2 4, यानी कि 4H+ हमें अपोजिट साइड में ऐड कर देने हैं। उसी तरीके से सेकंड रिएक्शन में यहाँ पे आपका 7 × 2 यानी 14 जो है H+ हमारे ज्यादा है, इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में 14 H+ को ऐड कर देना है। अब क्या है कि ये दोनों रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अब दोनों जो हाफ सेल रिएक्शन थी, अब दोनों इन हाफ सेल रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कुछ H+ जो है इधर
देखना कि इधर इसमें जो है लेफ्ट साइड में है और इधर जो है इसमें जो है राइट साइड में है, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी H प्लस बचेंगे लास्ट में उनको हम लोग ऐड करके लिख लेंगे, ओके। तो दोनों रिएक्शन को जो है अभी हमें ऐड करना है। नेक्स्ट जो है कि दोनों में अब इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, चार्ज हमारा -2 है तो इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करवा दिया। यहाँ पे भी चार्ज -2 था लेकिन उसके साथ साथ में H प्लस आयन जो है यहाँ पे ऐड किया था, तो H प्लस आयन हमारे कितने थे 14, तो 14 से यहाँ पे 2 को माइनस कर दिया और दूसरी साइड में +3 चार्ज था, ठीक है। तो दोनों को सेटिस्फाई करवाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करवा दिया, तो रिएक्शन हमारी जो है बैलेंस हो गया। उसके बाद बैलेंस करने के बाद फिर देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है दोनों साइड में, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन को लिखा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को बैलेंस कराने के लिए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कैंसिल आउट हो जाए, तो एक स्पेसिफिक नंबर होगा कि जो 6 और 2 दोनों को सेटिस्फाई कर ले। तो यहाँ पे अगर क्या करें कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, इसको अगर 3 से, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपके लेफ्ट साइड में है और इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके ये जो है हाफ सेल रिएक्शन बन जाएगी, जो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हाफ सेल रिएक्शन होगी। और ये वाली जो रिएक्शन बन जाएगी वो आपकी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों रिएक्शन को, ये हमारी कंप्लीट जो है हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गई, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी, तो यहां से क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ SO2 और वाटर एंड इधर जो है Cr2O7 2 नेगेटिव एंड 4H प्लस। तो अब दोनों को जो है हमें ऐड करना है। अब इधर इसमें देखेंगे कि इसमें 14H प्लस है और सॉरी 12H प्लस है और इसमें क्या है हमारा 14H प्लस है। दोनों आयंस को जो है कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है 2H प्लस जो है आपके लेफ्ट साइड में बचेंगे और राइट साइड से H प्लस जो है कैंसिल हो जाएगा। तो राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ SO3SO4 2 नेगेटिव एंड उसके साथ साथ में 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक है। और 7H2 है तो दोनों तरफ अगर वाटर को जब बैलेंस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1H2O बचेगा और 6H2O जो है राइट लेफ्ट साइड से जो है राइट साइड से कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका हमारा 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो राइट साइड में बचेगा, ओके। तो ये लास्ट में दोनों अब रिएक्शन को जब ऐड करवाएंगे तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2H प्लस, ठीक है, जो यहाँ से बचे हुए हैं लेफ्ट साइड में, और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो कि यहाँ से हमें राइट साइड में मिलेगा। बाकी सारे जो है एलिमेंट्स पहले से ही, तो ये हमारी क्या हो गई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से इसकी समरी जो है समझते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करना क्या है, जो भी इक्वेशन दी हुई है वहां पे उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे ही अलग अलग लिखेंगे। हाँ, ओके। फर्स्ट स्टेप से आते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या क्या था। पहले हमें क्या करना है कि दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर को जो है देख लेना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम हमारा जो है रिड्यूस हो रहा था, सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पता चल जाएगा कि दोनों रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शंस को लिख लेना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को लिख लेना है। जैसे ही दोनों रिएक्शंस को हमने हाफ सेल रिएक्शन लिख ली, फिर क्या करना है कि दोनों तरफ से, नहीं ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन है और ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल की हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है कि सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ सल्फर एटम बैलेंस करने हैं बोथ साइड में। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में भी सल्फर एटम 1 था, राइट साइड में भी क्या करना होगा 1 ही, यानी कि वहां पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकंड स्टेप में अगर इसमें आते हैं, यहाँ पे क्रोमियम के 2 एलिमेंट हैं तो दूसरी साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या करना है कि थर्ड स्टेप में
जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उसके अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है, उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है। तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, यहाँ पे जो है 7 ऑक्सीजन ज्यादा थे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो बचा हमारे पास H+ आयन। H+ आयन को सेटिस्फाई करवाने के लिए जहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है उसके अपोजिट साइड में H+ आयन ऐड करना है, क्योंकि रिएक्शन में हमें बोला गया है कि ये रिएक्शन कैसी है हमारी एसिडिक मीडियम, तो वहां पे H+ आयन ही हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि ये हो गया 4, तो 4H+ आयन हमें अपोजिट साइड में यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे 7 × 2 यानी कि 14 जो है हमें H+ आयन जो है लेफ्ट साइड में ऐड करना था। तो ये तो हो गया कि कैसे जो है एलिमेंट को हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब यहाँ से सारे एलिमेंट तो सेटिस्फाई हो गए, बट इसके बाद हमें क्या करना है, चार्ज को सेटिस्फाई करना है कि दोनों रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए दोनों हाफ सेल रिएक्शन में देखेंगे कितना चार्ज जो है। अभी यहाँ पे क्या है कि 2 नेगेटिव था जो है, तो और यहाँ पे 4H+ था। ठीक है, 4H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने होंगे। ठीक है, दूसरे साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 14H+ है, 14H+, और यहाँ पे क्या है कि इसके अपोजिट साइड में 3 × 2 यानी 6H+, 6H+ जो है 14 से कैंसिल आउट कर दिया, बचा 8H+, 8H+ से यहाँ पे 2 नेगेटिव बाहर हो गया तो बचा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर देना है ताकि ये रिएक्शन जो है हमारी न्यूट्रल हो जाए। अब न्यूट्रल रिएक्शन हो गई है, पर यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो अभी क्या करना है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होगा। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों रिएक्शन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ जो है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो है दोनों रिएक्शन को जब ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, तब दोनों रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल दोनों बोथ साइड से एंड H+ आयन बोथ साइड से जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सिर्फ आपके पास जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, जितने एलिमेंट बचेंगे उसको लिखेंगे तो वही हमारी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।